तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, एक वृत्त की जीवाएं ए बी तथा सी डी ई पर प्रतिच्छेद करती हैं और एक दूसरी पर लंब है, ठीक है। और खंड ए ई ई बी और ई डी क्रमशः 2, 6 और 3 सेंटीमीटर की लंबाई के हैं। तो वृत्त के व्यास की लंबाई सेंटीमीटर में है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए मैंने पहले तो इस फिगर को बना दिया, और जो और कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनको भी समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, अगर मेरे पास एक सर्कल हो और उस पे दो कॉर्ड्स हों, तो उन कॉर्ड्स में अगर वो पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करती हों और कॉर्ड्स ए बी और सी डी हों, तो एक जो पहला आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए वो ये है कि पी ए इंटू पी बी ये इक्वल होगा हमेशा पी सी इंटू पी डी के, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप समझ लीजिए कि अगर कोई सर्कल से सेंटर से मैं किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालता हूं, तो वो उसे बाइसेक्ट करता है, ठीक है। इन दो कॉन्सेप्ट्स को आप समझ लीजिए, देन ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हैं जो भी कॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा था वैसे वैसे इसको ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो ए बी की लेंथ उसने बताई हुई है कि ए ई कितना है, 2 सेंटीमीटर्स, और ई बी कितना है, 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और ई डी की लेंथ कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर्स। तो सबसे पहले तो मैं इसका यूज करूंगा। तो मुझे पता है 2 इंटू 6 यानी कि ई ए इंटू ई बी, यानी कि 2 इंटू 6, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई डी इंटू ई सी के। तो ई डी तो मुझे पता है 3, और ई सी नहीं पता है, तो ई सी मान लिया मैंने x, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो x की वैल्यू मेरी 4 आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि मुझे पता चल गया ई सी की वैल्यू कितनी है, 4। अब देखिए, दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। तो ये मैंने जब परपेंडिकुलर डाला तो ये जो और लेंथ होगी और ये लेंथ होगी, ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। अब देखिए, मुझे चाहिए क्या, मुझे रेडियस निकालनी है, यानी कि आर। अगर मुझे रेडियस निकल आएगी तो व्यास पूछा गया है क्वेश्चंस में, देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लगा दिया है। तो यहाँ पर ये मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला तो ये रेडियस हो गई। और इसकी लेंथ मुझे कैसे निकाल सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बी का स्क्वायर और प्लस ओ एफ का स्क्वायर। अब देखिए, मुझे अभी एफ बी भी नहीं पता है और ओ एफ भी नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि ए बी की लेंथ कितनी है, 8 है। तो ये पता है कि ये एफ जो है मिड पॉइंट है, तो एफ बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4, उसकी जस्ट आधी। तो एफ बी की लेंथ कितनी आ गई, 4, ठीक है। अब मुझे ओ एफ की अगर लेंथ पता चल जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर भी परपेंडिकुलर डाला हुआ है, और ये बोला गया है परपेंडिकुलर है, और इधर भी मैंने परपेंडिकुलर डाला है। तो तीन एंगल्स 90 के हैं, तो चौथा एंगल भी 90 का हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। तो इसकी सारी भुजाएं इक्वल होंगी। तो जितनी लेंथ ओ एफ की होगी उतनी ही लेंथ किसकी होगी, ई जी की भी लेंथ उतनी ही होगी। अब देखिए, जी जो है वो मिड पॉइंट है, और सी डी की टोटल लेंथ कितनी है, अभी मैंने निकाला, एक्स की वैल्यू 4 है, और ई डी की वैल्यू पहले से 3 दी हुई है, तो सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो जी और डी यानी उसके मिड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.5, ठीक है। तो जी डी कितना हो जाएगा, 3.5, ठीक है। देखिए, अब जी डी की लेंथ आपको पता है 3.5 है, और ई डी की लेंथ पता है 3 है। तो इस बचे हुए पार्ट की लेंथ कितनी होगी, 0.5, ठीक है। तो इसकी लेंथ मुझे क्या पता चल गई, 0.5। तो ओ एफ की भी लेंथ कितनी होगी, 0.5। तो यहाँ पर अब मैं क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लूंगा, कैसे, 0.5 इसका स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, और ये आर स्क्वायर के इक्वल है। देन मैं इसको फर्दर सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल लूंगा और उसका डबल करके डायमीटर निकाल लूंगा, ठीक है। तो इसके आगे सॉल्यूशन सिर्फ सॉल्व करना बाकी है, वो आप खुद से कर लीजिए। इसकी वैल्यू मैं बता दूं, √65 आएगी, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा आगे का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि दो पाइप ए तथा बी हैं, और अलग अलग एक टंकी को 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। इन नलों में जब अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो ये कितना, इसका 5/6 भाग जल ही प्रवाहित होता है। मतलब अवरोध का सेंस है कि कोई भी उसमें कुछ चीज फंस जाती है तो क्या होता है, उसका 5/6 भाग ही जल प्रवाहित होता है। तो खाली टंकी में दोनों नलों के अवरोध की अवस्था में खोल दिया जाता है। मतलब खाली टंकी है, उसको भरना है, तो उसके लिए उसको क्या है, पहले उसमें कुछ गंदगी फंसी हुई है, उसी टाइम पे उसे खोल दिया गया है। और अब क्या बोल रहा है, 5 मिनट बाद अवरोध को समाप्त कर दिया जाता है, ज्ञात कीजिए पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखिए, इजी क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि
पहला कितने मिनट में भरता है, 20 मिनट में, दूसरा कितने मिनट में, 30 मिनट में, ठीक है। तो इसका जनरली एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो मैं इसमें निकाल लूंगा कि ये 3 मिनट, एक हर 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भर देगा, हर ये 1 यूनिट 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भर देगा। लेकिन देखिए, अब जब मुझे इसका करना होगा 5/6, इसका मुझे क्या करना होगा, 5/6, तो अब ये नंबर क्या है, इंटीजर नहीं रह जाएगा, इसमें दशमलव अगर आने लगेगा या फिर फ्रैक्शंस में आएगा तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं क्या करूं, मैं ये एलसीएम जो होता है ये मुझे ही मानना होता है, तो मैं टोटल वर्क को थोड़ा बढ़ा देता हूं। मैंने क्या कहा कि अगर टोटल वर्क 60 ना होके 6 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया, 360, ठीक है। तो अब ये हर 1 मिनट में कितना भरेगा पानी, अब ये हर 1 मिनट में 3 × 6 इतना यूनिट पानी भर देगा, ठीक है। और ये कितने भरेगा हर 1 मिनट में, 2 × 6, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूरा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हर 1 मिनट में कितना बढ़ता है, 18 यूनिट, और ये कितना बढ़ता है, 12 यूनिट, ठीक है। लेकिन जब अवरोध होगा तो अब ये कितना भरेगा, 5/6, यानी कि ए हर 1 मिनट में कितना पानी भरता है, हर 1 मिनट में ए भरेगा 3 × 6, और इसका 5/6। तो ये कितना हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो ये 15 यूनिट पानी भरता है हर 1 मिनट में। और बी कितना भरता है हर 1 मिनट में, 2 × 6 वैसे भरता था, लेकिन अवरोध हो गया तो 5/6, यानी कि कितना भरेगा, 10 यूनिट पानी भरेगा, ठीक है। तो दोनों 1 मिनट में कितना पानी भर देंगे, 25 यूनिट, ठीक है। और ऐसा कब तक अवरोध रहता है, 5 मिनट तक अवरोध रहता है। तो 5 मिनट तक ये कितना पानी भर देंगे, टोटल 125। और टोटल पानी है कितना, 360 असल में भरना है हमें, ठीक है। मैंने टोटल वर्क कितना कर लिया, 360, तो उसमें से 125 तो भर गया, तो बचा कितना, यहाँ पे कितना बचेगा, 5 में से 2 गया 3, और 3 में 1 गया 2, ठीक है। तो 235 अभी बाकी है। लेकिन अब क्या ये लोग अभी भी 15 और 10 भरेंगे, नहीं, अब ये लोग 15 और 10 नहीं भरेंगे। अब ये लोग कितना भरेंगे, 235 में हमें डिवाइड करना होगा कितना, 1 मिनट में पहले कितना भरते थे, 18, और ये कितना भरते थे, 12। तो 18 और 12 कितना हो गया, 30, ठीक है। तो अब ये लोग 1 मिनट में दोनों मिलके कितना भरते हैं, 30 पानी, ठीक है। तो अब इसको आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से देखिए कटेगा, नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, और 0 से भी नहीं कट रहा है, तो इसको आप 5 से काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 चौक, ये तो 6 बार जाएगा, और ये कितनी जाएगा, 5 चौक 20, और 5 से 35, तो 47/6। तो देखिए पहले 5 मिनट उसको लगे, ठीक है, 5 मिनट में उसने 125 भर दिया। और उसके बाद अब देखिए 47/6 है, इसको आप और सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितनी बार जाएगा, लगभग 8 बार। अगर ऑप्शंस में अप्रॉक्स में है तो 8 बार, नहीं तो ये कितनी बार, 7×42, 7 सही और 5/6, 7 सही 5/6, इस इतने मिनट में वो पानी को भर देंगे, दोनों अगर भरे जाएंगे तो। अगर उसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि देखिए, इसमें पूछ रहा है पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है, तो इसमें ये 5 मिनट भी इंक्लूड होगा। कई बार ये पूछेगा कि अवरोध के बाद उसे कितना और समय लगेगा, ठीक है, तो उसमें आंसर कितना होता है, 7 सही 5/6, ठीक है। इस तरह से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कॉर्ड ए बी ऑफ सर्कल C1, ठीक है। एक कोई सर्कल है, ये मान लीजिए मेरा ये सर्कल C1 है, ठीक है। तो इसकी कॉर्ड क्या कह रहा है, ए बी है, जिसकी लेंथ दी हुई है कितनी है, √3+1, ठीक है। इसकी लेंथ है √3+1। कॉर्ड ए बी ऑफ C1 और सर्कल ऑफ रेडियस है, सॉरी ये इसकी रेडियस है। एक दूसरा सर्कल बना लेते हैं, या फिर इसी को बना लीजिए आप। इसकी रेडियस कितनी है, √3+1, ठीक है। इसकी जो रेडियस है ए बी, चलिए ये इसकी रेडियस हो गई ए बी, ठीक है। टचेज ए सर्किल C2 विच इज कॉन्सेंट्रिक, देखिए कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या हो गया कि उसका भी सेंटर जो है वो सेम होगा, तो C1 और C2 का सेंटर क्या है, सेम है। विच इज कॉन्सेंट्रिक टू C1 इफ द रेडियस ऑफ C2 इज √3−1। अब देखिए पहले तो इस सर्किल को आप बना लीजिए, ये कुछ ऐसा सर्किल आएगा, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी है, √3−1, तो यहाँ पर आ गया आपका √3−1। और आपको पता है कि वो जो बड़ा वाला सर्किल है उसकी रेडियस कितनी है, √3+1, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। तो इजी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपको ये पता है कि इसकी रेडियस, अब इस फिगर को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये आपको पता है √3−1 है, ठीक है। और ये आपको पता है ये क्या है, ये है √3+1, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि जस्ट टच कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, 90 डिग्री। तो आपको ये पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना होता है,
बेस के स्क्वायर के सम और परपेंडिकुलर के सम के बराबर, ठीक है। तो √3 + 1 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √3 - 1 के स्क्वायर, और अगर मैं इसको एक पॉइंट डी मान लूँ तो बी डी के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर लूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 + 1 + 2√3, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 3 + 1 - 2√3, ठीक है। तो ये बी डी यहाँ पे रहेगा तो ये इस साइड जाएगा तो निगेटिव में आ जाएगा, 3 और 1 तो ये तो कट जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 4√3, ठीक है। 4√3 बी डी के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे बी डी का स्क्वायर है तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 का तो √2 हो जाएगा, और √3 का पावर में √4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर 1/4, ये बी डी की वैल्यू आ गई। लेकिन ये तो बी डी की वैल्यू आई, कॉर्ड की वैल्यू क्या होगी, इसका जस्ट डबल, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स 4⁻³ 3, ठीक है। तो ये इसका सी पार्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इन ए ट्रायंगुलर फील्ड हैविंग साइड्स 30, 72 एंड 78, द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड टू द साइड मेजरिंग 72 मीटर इज। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे इजी है पहले तो वो समझ लीजिए। देखिए 30, 72 और 78, देखिए आपको मैं जब ज्योमेट्री पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो उससे पहले ट्रिपलेट्स का यूज सिखाऊंगा, क्योंकि देखिए ये एक ट्रिपलेट है, ठीक है। इसको आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए तो 6×5 = 30, और ये 12×6 = 72 और 13×6 = 78। तो 5, 12, 13 आपको पता है कि एक ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर ये 13 होगा, ये 12 होगा, तो ये 5 होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये जो है ये एंगल 90 है। तो अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया। वो क्या बोल रहा है, अब मैं इसको पहले तो बना देता हूँ। ये आपके जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये 78 होगा, तो ये अगर 72 है तो ये 30 होगा, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि 72 वाली साइड पर एल्टीट्यूड डालना है, यानी कि शीर्ष लंब, यानी कि उसके सामने की जो भुजा है उससे जब मैं लंब डालूं तो देखिए उसका लंब कितना होगा, यही तो लंब होगा, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, सीधे से 30 मीटर्स, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं उसमें सारे टाइप्स को डिस्कस करूंगा। ये भी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है तो मैं इसको यहाँ पर भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 2-3 क्लास के बाद मैं इस सारे क्वेश्चंस को लूंगा और मैं उसी में आपके इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद ये देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, ये है रेशियो का, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि ए और बी 2:1 के अनुपात में कमाते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लीजिए आप, इनकी कमाई का अनुपात कितना है, 2:1, ठीक है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं, 5:3 में खर्च करते हैं, ठीक है। और 4:1 के अनुपात में बचाते हैं, तो 4:1 के अनुपात में बचाते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि यदि ए और बी की कुल इकट्ठी मासिक बचत 5,000 है, देखिए बचाते हैं यहाँ पर है, ये इनकी बचत है। तो मुझे पता है कि दोनों की कुल बचत कितनी है, 5 है, और सवाल में कितना दिया है, 5,000, ठीक है। तो एक की बी की बचत कितनी हो जाएगी, 1,000, और ए की बचत कितनी हो जाएगी, 4,000, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि बी की मासिक आय बतानी है, हमें बी की मासिक आय बतानी है, ठीक है। तो अगर मैं b को x मान लूँ, इस फैक्टर को मैं x मान लूँ और इसको y मान लूँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर b की जगह, यहाँ पर मैं x का मान लूँ, x फैक्टर से, और यहाँ पर रेशियो क्या है, b का है, y का, ठीक है। तो b की बचत कितनी होगी, x - 3y, 3y खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना बचेगा, 1,000 रुपये। और a की कितनी होगी, 2x, और वो कितना खर्च कर देगा, 5y, तो उसकी बचत कितनी होगी, 4,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें मुझे y हटाना है, मुझे b की वैल्यू बतानी है, तो मैं y हटा दूं तो x की वैल्यू सीधे से आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 का, और इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 का, तो y, और फिर ये देखिए 3 दूनी ये कितना हो जाएगा, 6x, और ये कितना हो जाएगा, 5x। तो मैं इस सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को घटा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो सेकंड माइनस फर्स्ट करने पर देखिए कितना हो गया, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 5, तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 5 तियाँ 15, यहाँ पे भी 15, तो ये तो कट गया। और ये कितना हो गया, 4 तियाँ 12, और उधर से 5 घट गया, तो ये कितना बचेगा, 7,000 रुपीज़, ठीक है। 4 तियाँ 12 - 5,
तो ये कितना आ गया 7,000 रुपये। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको पहले तो मैं लिख देता हूँ कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। उसमें बोला गया कि 600 रुपये को डिवाइड करना है। ठीक है, 600 रुपये को डिवाइड करना है ए बी और सी में, और इस तरह से डिवाइड करना है कि 40 जो है अगर ज़्यादा लिया जाए 2/5 ऑफ ए, तो वो बराबर है 20 ज़्यादा लिया जाए 2/7 ऑफ बी, और वो भी बराबर है अगर 10 ज़्यादा लिया जाए 10 मोर देन 9/17 ऑफ सी। तो ए का शेयर बताना है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसको ऐसे कर लेंगे कि इसकी वैल्यू मान लेते हैं के है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी k-40, और ये कितना हो जाएगा 5/2। मैंने 40 को के इक्वल कर ए, 40 + 2/5 ऑफ ए को के इक्वल कर दिया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई k-40, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5/2 के। ठीक है, सिमिलरली मैंने बी की वैल्यू निकाली तो वो कितनी आ गई k-20, और ये कितना हो जाएगा 7/2। ठीक है, और सिमिलरली आप सी की वैल्यू निकाल लीजिए तो वो कितनी आ जाएगी k-10, और ये कितना 17/9। ठीक है, तो मेरे पास ए बी और सी की वैल्यूज आ गई। तो ए बी सी का सम मुझे पहले ही क्वेश्चन में बोला है कितना है 600। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 7 और 5, ये कितना हो जाएगा 7 और 5 12, और 12/2, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से तो मुझे कितना मिलेगा सिर्फ 6 के। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, आप इसको यहाँ पे अंदर डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5/2 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा 20, 20×5 = 100, तो -100, और यहाँ पर कितना बचेगा 10, तो -70। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मुझे कितना मिलेगा, प्लस में 17/9 के, और माइनस में 170/9। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे मिल गया। तो अब देखिए इसके बाद इसकी वैल्यू मुझे रखनी की इसके इक्वल है 600 के। ठीक है, तो इसको अब और सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 कॉमन ले लेंगे, 9×54, 54 और 10 64, और 7, तो ये कितना हो जाएगा 71 के, माइनस में यहाँ पर इसको अपॉन को, इसको नहीं इसको इस साइड ले आते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा जाए 600, 770, 770, और प्लस 170/9। ठीक है, तो अब या तो इसको और फर्दर यहाँ पर भी एलसीएम लीजिए, या फिर क्या कीजिए 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, तो 9 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, तो यहाँ पर एक 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए के की वैल्यू निकालनी है, तो 71 से मुझे यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये हो जाएगा 9, 9×7 = 63 के 3 6, 9×7 = 63, और ये हो जाएगा 6930, और इसमें कितना ऐड करना है 170। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 0, 7 और 3 10, 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, और 1 हासिल लग के कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 6 और 1 7100। ठीक है, तो इसको जब आप 71 से डिवाइड करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली 100। ठीक है, तो k की वैल्यू 100 आ गई। तो अब पूछा किसकी वैल्यू है a की, तो k की 100 है, तो आप a की वैल्यू निकाल लेंगे। 100 - 40 कितना हो जाएगा 60, और 60 का 5/2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 30, और 30 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 150। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन अगर आप फास्ट करेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक फिगर बना लेते हैं पहले तो। b की वैल्यू दी है 60 डिग्री। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी दी है 45 डिग्री। तो पूछ रहा है अगर d एक ऐसी लाइन है जो bc को 1:3 में डिवाइड करती है। ठीक है, तो पूछ रहा है बी ए डी, अगर ये यहाँ पे डी है तो बी ए डी ये एंगल का साइन लेना है, और अपॉन में सी ए डी इस एंगल का साइन लेना है। ठीक है, तो इनमें रेशियो बताना है। तो देखिए आपको साइन रूल पता होना चाहिए पहले तो साइन रूल के अकॉर्डिंग मैं एक बार इस वाले ट्रायंगल में साइन रूल लगा दूंगा, और एक बार इस वाले ट्रायंगल में साइन रूल लगाता हूँ। तो पहले इस वाले ट्रायंगल में साइन रूल लगा दीजिए। तो देखिए एक बार इस एंगल को लीजिए और एक बार इस एंगल को। तो साइन रूल पहले तो आप जान लीजिए क्या होता है कि साइन अप ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी, और सिमिलरली साइन सी अपॉन सी, ऐसे होता है। ठीक है, तो इस वाले एंगल को देखिए, तो ये एंगल कितना है बी ए डी। ठीक है, तो साइन ऑफ बी ए
डी अपॉन में कितना है ये वैल्यू, इसके सामने की भुजा क्या है, बी डी है, तो बी ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस एंगल को ले लूँ मैं साइन 60, ठीक है, तो साइन 60 अपॉन, और इसके सामने की भुजा क्या है, एडी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एडी। ठीक है, अब सिमिलरली मैं इस वाले ट्रायंगल में लगाऊं, मैंने अभी फर्स्ट वाले ट्रायंगल में लगाया, अब सेकंड ट्रायंगल में लगाता हूँ। तो सेकंड ट्रायंगल में भी मुझे पहले तो कौन सा एंगल चाहिए, सी ए डी, तो सी ए डी अपॉन में सामने की भुजा कौन सी है, सी डी, तो अपॉन में सी डी इज इक्वल टू, अब इस वाली भुजा के लिए लगा दूं तो साइन 45 अपॉन में क्या आ जाएगा, फिर से एडी, सामने की भुजा तो एडी ही है उसके, ठीक है, तो ये सामने की भुजा एडी हो गई। तो अब देखिए मुझे चाहिए क्या, इसकी वैल्यू अपॉन इसकी वैल्यू, ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर लूँ, तो बी डी को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, तो साइन बी ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 अपॉन में ए डी रहेगा, और ऊपर में कितना आ जाएगा, बी डी। ठीक है, ये मैंने सिर्फ साइन बी ए डी की वैल्यू निकाली। सिमिलरली मैं यहाँ पे साइन सी ए डी की वैल्यू निकाल लूँ, तो ये कितनी हो जाएगी, साइन 45 कितना होता है, 1/√2, और ये सी डी इधर आ जाएगा, तो सी डी अपॉन ए डी। ठीक है, अब देखिए मुझे चाहिए साइन बी ए डी अपॉन साइन सी ए डी, तो मैं क्या करूंगा, इस चीज की वैल्यू जो है इन दोनों की, जो मैंने निकाली हुई है, इनको आपस में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो साइन बी ए डी अपॉन साइन सी ए डी, तो ये कितना हो जाएगा, √3/2, और बी डी अपॉन ए डी, और इसको डिवाइड करना है इससे, तो ये डिवाइड कैसे हो जाएगा, सी डी, और ऊपर में कितना आ जाएगा, √2 AD। ठीक है, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए AD से AD कट गया, ठीक है, और BD और CD, BD और CD में मुझे पता है कितना रेशियो है, 1:3, तो BD अपॉन CD में कितना मुझे पता है रेशियो, 1:3। ठीक है, अब देखिए √3 से 3 कटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, √3, और √2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, √2, तो ये कितना आंसर इसका आ जाएगा, 1/√3, और √2 मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/√6। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन पूछा गया, तो ये मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अंडर में ही एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। अब ये क्वेश्चन एज का क्वेश्चन है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उसके पुत्र की औसत आयु पुत्र के विवाह के समय 42 वर्ष थी। ठीक है, तो मान लेते हैं वाइफ है और सन है, और जो पर्सन है, ठीक है, पर्सन, उसकी वाइफ और सन, इन तीनों की क्या बोल रहा है कि जब सन की मैरिज हो रही थी, मतलब होने वाली थी या फिर हो चुकी थी उससे पहले ही, ठीक है, विवाह के समय जब बोल रहा है तो इसका मतलब है कि जो सन की वाइफ है उसको अभी इंक्लूड नहीं किया है, तो उसकी बोल रहा है कि जो औसत आयु है वो 42 वर्ष थी। अगर औसत आयु 42 वर्ष है और आपको पता है कि 3 लोग हैं, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, इसमें अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितनी हो जाएगी, 126। ठीक है, तो ये क्या है, उनकी टोटल आयु है विवाह के समय पर। ठीक है, और वो क्या बोल रहे हैं कि इसके ठीक 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म होता है, तो 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हो गया। ठीक है, और जब इस बच्चे की आयु 5 वर्ष थी, तब इस परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। विवाह के समय उनकी पुत्र वधू की आयु कितनी है। ठीक है, देखिए अब वो क्या बोल रहा है कि 1 वर्ष बाद बच्चे का जन्म हुआ, और बच्चे की जब आयु 5 वर्ष थी तब इस परिवार की आयु 36 वर्ष हो गई। देखिए अब देखिए सन है और उसकी वाइफ वन, मैंने यहाँ W1 लिख दिया, ठीक है, उसकी वाइफ है और उसका भी एक सन 2 है। ठीक है, ये इसका एक और सन हो गया, और वो जो पर्सन है और उसकी वाइफ तो है ही है। तो अभी कितने घर में लोग हो गए हैं, 5। ठीक है, 5 लोगों की औसत आयु कितनी बोल रहा है, 36 है, तो मैं टोटल आयु निकाल सकता हूँ, 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 36 का 5 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 180। तो मुझे पता चल गया कि 180 जो है वो इस समय परिवार की टोटल आयु है। ठीक है, और ये आयु कब है, जब शादी के समय, वर्ष जब उसकी विवाह होना था उस टाइम पे है। तो देखिए टोटल आयु जो है इन लोगों की हर साल 1-1 वर्ष बढ़ती जाएगी, है ना, तो टोटल इनकी अगर मैं आयु, अब देखिए 1 वर्ष बाद हुआ था बच्चा उनके, ठीक है, और बच्चे की आयु अब कितनी है, 5 वर्ष हो गई, तो टोटल मैं कितने वर्ष आगे आ गया हूँ, 6 वर्ष। ठीक है, तो 6 वर्ष इन 3 लोगों की आयु जो है क्या हुई होगी, बढ़ी होगी। ठीक है, तो 6 में से 3 का मैं मल्टीप्लाई करके तो ऐड करूं ही करूं। अब उसके बाद जो उसकी
देखिए पुत्र वधु की जो आयु है वो पूछ रहा है विवाह के समय कितनी, तो मैंने माना कि विवाह के समय उसकी आयु एक्स थी, तो अब उसकी भी आयु कितनी हो गई होगी, x+6, ठीक है। और जो बच्चा है, बच्चे की आयु तो बोल ही रहा है कि 5 वर्ष का जब बच्चा है तब उन लोगों की आयु 180 जो है अब पूरी आयु है, ठीक है। तो 126 में मैंने अगर ये सब चीजें ऐड करी, 126 प्लस अगर विवाह के समय उसकी वाइफ की आयु, सन की वाइफ की आयु एक्स थी, तो अब वो कितनी हो गई होगी, 6 साल। बच्चे की आयु अब कितनी है, 5 साल। और ये जो है मैंने निकाला कि पत्नी और जो पर्सन था उसकी वाइफ और उसके सन में अब कितनी आयु में इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग अब जो है उसकी टोटल आयु होनी चाहिए थी, और सवाल में कितनी दी हुई है, 180, ठीक है। तो अब इसको आप सम कर लीजिए, तो देखिए कितना आ जाएगा, 6 और 5 11, और 6 त्रिक 18, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 8 6 14 और एक 15 के 5 हासिल लगा एक, तो 12 एक 13 एक 14 और एक 15, तो 155 आ गई टोटल आयु, ठीक है। तो अब इसको आप इससे घटा दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 155 कर दीजिए, तो 10 में 5 5 गया, 7 में 5 2, और एक में एक जीरो, ठीक है। तो 25 वर्ष जो है x की वैल्यू आ गई, और x मैंने क्या माना था कि जब मैरिज हो रही है उस टाइम अगर उस लड़की की आयु x रही हो, पुत्र वधू की, तो अब वो कितनी हो चुकी होती, x+6, ठीक है। तो मैंने x वही माना था उसी टाइम पे उसकी पुत्र वधू की आयु, तो वो कितना मेरा आंसर आ गया, 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ये भी उसी का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का। इसको मैं जब भी मैं पढ़ाऊंगा उसी टाइम पे अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, ये इसी वीक के अंडर में ही ये सारे क्वेश्चंस इस तरह के सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्या कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू सर्किल x-7 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इस सर्कल पर जो ओरिजिन से टेंजेंट्स खींची जानी है उनका आपको क्या बताना है, एंगल उनके बिटवीन में बताना है। तो देखिए मैंने ये एक वो एक एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया है, और यहाँ पर मैंने इसका ओरिजिन बना दिया, ठीक है। अब देखिए अगर इस तरह की इक्वेशन आपको दी हो, यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, x-a का होल स्क्वायर हो प्लस y-b का होल स्क्वायर हो इज इक्वल टू c का स्क्वायर हो, ठीक है। तो जो a कॉमा b है, जब दोनों माइनस साइन में है तो a कॉमा b जो होता है ये इसका सेंटर होता है सर्कल का, ठीक है। और जो c स्क्वायर है, तो c जो होती है वो क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है, देखिए 25 है यानी कि 5 का स्क्वायर, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, 5, ठीक है। इसकी रेडियस मुझे गिवन है क्वेश्चन में ही 5, और इसका जो सेंटर है वो कहाँ पर है, 7 डिस्टेंस एक्स एक्सिस से दूरी पर मैं 7 चलूं, पहले तो x से 7, और उसके बाद यहाँ पर अगर -1 होता तब तो ऊपर जाता, लेकिन यहाँ पर कितना है, +1 है, तो सेंटर क्या हो गया, -1, यानी कि 1 सेंटीमीटर मैं नीचे आ गया, ठीक है। तो अब देखिए इसके सेंटर से इसकी दूरी मुझे निकाल लूं, अगर मैं इसके सेंटर से यानी कि ओरिजिन से इसके सेंटर की दूरी कितनी होगी, तो मैंने निकाला कि ये कितनी हो गई, 7 ये है और एक नीचे चला, तो ये टोटल कितना हो गया, क्योंकि ये 45 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और एक 50, तो ये कितनी आ गई, 5√2। अब देखिए फ्रेंड्स ये आपकी आ गई 5√2, और ये है 5। अब देखिए एक और चीज आप समझ लीजिए, जब भी किसी सर्कल पर किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट डाली जाती हैं, ठीक है। तो टेंजेंट पहली चीज तो उसकी जो रेडियस अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो ये इसको 90 डिग्री पर कट करेगी, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री पर टच करती है। दूसरी चीज, जो दोनों टेंजेंट्स होती हैं वो दोनों एकदम इक्वल होती हैं, और जो ये एंगल्स होते हैं इनके बीच में ये भी एकदम इक्वल होते हैं। तो मैं क्या करूं, अगर मैंने जैसे यहाँ पर इसके सेंटर पे मैंने ये डिस्टेंस निकाली, ये कितनी आ गई, 5√2, और ये मुझे पता है 5, तो मैं ये एंगल अगर निकाल लूं तो उसका मैं जब डबल करूंगा तो वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, और ये मुझे 5 पता है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर 90 है, तो ये मेरा क्या हो गया, कर्ण हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो मैंने वही किया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 5√2 का स्क्वायर यानी कि 50, माइनस रेडियस कितनी है, 5, इसका स्क्वायर 25, इसको जब घटाया मैंने और अंडर रूट लिया तो ये फिर से 25 आ गया, यानी कि ये लेंथ कितनी हो गई, ये भी हो गई 5। अब देखिए ये दो भुजाएं जब समान हो तो उनके सामने के कोण भी समान होते हैं, तो ये भी अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये अगर 90 है तो ये दोनों कितने होने पड़ेंगे, 45 एंड 45, तो ये एंगल भी कितना हो गया आपका,
45, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45। तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा पाई बाई 2। ठीक है।